चलिए तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। ठीक है, आज देखिए कल आपने जो भी पढ़ा है कंप्यूटर के संबंध में वो केवल एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को और समझेंगे और थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास समय जो है वो बहुत कम है आपके हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए। ठीक है, तो कल मैंने जैसा बताया है अगर वैसे प्रोग्राम से अगर आपने आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, यकीनन मैं आपसे मिलूंगा तो आप मिलेंगे हॉस्टल वार्डन बनकर, ये कंफर्म है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है इतना। अगर आप सोच के चलेंगे कि बहुत टफ है तो बहुत मुश्किल होगा। 8 घंटे लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इस तैयारी के साथ। समझिए कहीं से भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी आप ये समझ पाइए कि आप कंप्यूटर में कैसे हैं, और अगर आप अच्छे नहीं हैं कंप्यूटर में तो ये 15 दिन है आपके पास कि आप कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका होगा वो है करंट अफेयर। सबसे बेस्ट तरीका है कि यदि आप करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का जो नेशनल इंटरनेशनल टर्म्स है या स्टेट गवर्नमेंट का टर्म्स है उसके टर्म्स में आपने याद कर लिया, और साथ ही साथ अगर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, नहीं टाइम मिल रहा है वीडियो से पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, अपने मन को भटकाइए नहीं और अपने टाइम को प्रॉपर यूज कीजिए। 8 घंटे कम से कम कीजिए, इस बार क्लियर हो जाएगा, कंफर्म है। यानी आपके ऊपर एक टैग जरूर लग जाएगा कि आप हॉस्टल वार्डन बन गए हैं। ठीक है, लेकिन बस शर्त है कि आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे अभी, क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी अगर 1 महीना आपने मेहनत कर दिया है तो यकीन मानिए उस पार जो है जॉब है, इस लकीर के उस पार जॉब है, और उसके बाद आप संयम से आराम से पढ़ते रह सकते हैं और जो भी काम करना है उसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज 3 साल में एक बार आई हुई है, आपको पता होगा, 3 साल बाद। ठीक है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत वैसे कम आते हैं और अधिक पोस्ट के साथ तो बहुत ही कम आते हैं। हमेशा आप टकराएंगे 120 पोस्ट, 200 पोस्ट, इस तरीके के पोस्ट आपसे टकराएंगे और आप बोलेंगे कि मैं कहाँ इस पे स्टेबल हूँ या फिर कहाँ पर हूँ, तो आप खुद समझ में आएगा कि अरे नहीं है। तो आगे लोग, बहुत सारे लोग धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में धुरंधरों की संख्या बहुत कम है। अगर आप 500 में बहुत अच्छा मेंटेन कर लेते हैं तो आराम से 300 के अंदर तो घुस जाएंगे आप खुद ही। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो पटवारी में उनके मार्क्स जो आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जिला के स्तर पर पटवारी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो 13 के रैंक करके बैठे हुए हैं, 13 के रैंक। तो 13 रैंक मतलब समझ रहे हैं, हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि अब 2 ही पोस्ट है, तो 13 रैंक में आप क्या कर लेंगे। ठीक है, 2 लोग जॉब छोड़ भी देंगे तो भी आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। तो ऐसे घटना घटती है, लेकिन आप समझिए कि 2 पोस्ट था तो ऐसा था, अगर 20 पोस्ट होता तो हो जाता आराम से। मतलब एक अच्छी स्थिति समझिए, जिले में अगर 13 रैंक आ रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। अगर 13 रैंक समझिए जिले में आ रहा है तो 130 रैंक आएगा आपका पूरे छत्तीसगढ़ में, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये बहुत बेहतर है कि आप इस तरीके के पढ़ें कि आप कम से कम 100 के अंदर रहें। अपने आप में हमेशा ये तैयारी कर लें। तो क्या क्या करना है पहले याद रखिएगा, कंप्यूटर को स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, कम से कम 2 से 3 घंटे कंप्यूटर में जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद उसके साइड टॉपिक को कवर करें, जो नहीं लिखा है वो भी। ठीक है, देखिए 11 टॉपिक लिखे हुए कंप्यूटर में एज इट इज। ठीक है, उस 11 टॉपिक से जुड़े हुए अन्य टॉपिक भी जुड़ेंगे, मतलब उसकी जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में सीबीटी चलना चालू हो चुका है, सीबीटी एआई टूल्स आ गया है। ठीक है, रोबोटिक्स से संबंधित या प्रौद्योगिकी से संबंधित आपको टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे इसमें, जो कि हमारे सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर आप बेहतरीन उस रैंक को कवर करना चाहते हैं तो जाकर आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ आपसे बन जाना चाहिए और तीसरा आपसे हिंदी और इंग्लिश बन जाना चाहिए। ठीक है, जीएस के 15 क्वेश्चन है, सोच लीजिए 15 नंबर है जीएस के, और उसमें अथाह ज्ञान है। ठीक है, जिसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसने पहले 1 साल पहले पढ़ लिया है उसके लिए वो बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं बाकी सबको छोड़ के उसके पीछे लग जाऊं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि अगर आपने जीएस कभी नहीं पढ़ा है तो जीएस को भी मत पढ़िएगा। ठीक है, इसके लिए आपको तैयारी करनी है उस 15 नंबर को छोड़कर बाकी चीजों में, जहां पर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसके सिलेबस छोटे हैं और उससे आने की संभावना क्वेश्चन की ज्यादा है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, हम इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि लगभग 500-700 क्वेश्चन में हम टिक करें, या क्वेश्चंस को देखें कि 500-700 क्वेश्चन देख लें जीएस के और उसके बाद उसको बैठ जाएं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, लेकिन बाकियों के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर के भी आपके टॉपिक कवर होते जाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको मिलते चले जाएंगे, लेकिन आपको 50 में से 48 नंबर लेकर आना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो ऐसी तैयारी हम करेंगे यहां पर। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कल मैंने डिस्कस किया था कंप्यूटर के संबंध में कि कंप्यूटर जो है तो देखिएगा कंप्यूटर जो है, ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका काम केवल मनुष्य किस चीज के लिए करता है, गणना के लिए प्रारंभ किया था। मतलब शुरुआती दौर पर कंप्यूटर का जब प्रयोग हुआ तो उसका प्रयोग केवल क्या चीज के लिए था, गणना के तौर पर था। ठीक है, अब कंप्यूटर का बेसिक जो
टर्म्स होता है, उस टर्म्स को थोड़ा सा समझिएगा। कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, या कंप्यूटर का जो शुरुआती दौर था, या कंप्यूटर देखिए आज की डेट में कंप्यूटर क्या है, तो एक मनुष्य के हर क्षेत्र में कंप्यूटर आ चुका है, हर क्षेत्र में आ चुका है, ठीक है। लेकिन हम कंप्यूटर को इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम शुरुआती तरीके से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को शुरुआत कैसे हुआ और उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ों में वो फैलता चला गया। ऐसे पढ़ेंगे तो याद बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। अगर आज से पढ़ लेंगे कि कंप्यूटर आज के डेट में कहाँ कहाँ पर है, तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे, पहले ही गुब्बारे ऐसा फैल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप शुरुआती दौर से कवर कर पाए। तो कंप्यूटर देखिए बेसिकली क्या था, तो कंप्यूटर याद रखिएगा एक गणना यंत्र है, या गणना यंत्र के तौर पर शुरुआत हुआ था, ठीक है, यानी कैलकुलेटर के तौर पर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा इनके कुछ टर्म्स होते हैं, यानी कंप्यूटर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये तीन टर्म्स तो सभी लोग सुन चुके होंगे। इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और आउटपुट क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसी के बीच में याद रखिएगा यहां पर एक और टर्म्स आता है जिसे कहा जाता है स्टोरेज, ठीक है। यही एक बेसिक टर्म्स है जो कंप्यूटर का काम है, यानी शुरुआती दौर पर कंप्यूटर काम केवल यही था, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर कोई काम नहीं करता था। यानी अगर आप समझेंगे कि कंप्यूटर क्या था, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो इसी टर्म्स पर चलती थी। अब इस टर्म्स पे चलती थी तो हम क्या करते थे वो समझिएगा। इसके लिए हम देखते थे कि हमें किसकी जरूरत होती थी, ये तीन बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा, डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये तीन चीजों को समझिएगा क्या क्या होता है। डेटा किसे कहते हैं, बताइए, डेटा क्या होता है। अभी हमने बात किया सूचना, डेटा, ठीक है। तो डेटा बेसिकली है क्या चीज, किसे कहेंगे आप डेटा, और किसे कहेंगे इंफॉर्मेशन, और किसे कहेंगे इंस्ट्रक्शन। ये तीनों चीज है जो आप इसमें अभी समझेंगे, इस पूरे प्रोग्राम में समझेंगे। तो उसमें देखिएगा गणना यंत्र है, आपके लिए इनपुट की आवश्यकता है, आपको प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता है, स्टोरेज की आवश्यकता है, और यहां पर आउटपुट की आवश्यकता है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर को हम तीनों में से क्या देते हैं, बताइए। इंफॉर्मेशन भी देते हैं, सब देते हैं आप। देखिए इंफॉर्मेशन वो हमको देता है, आप अगर इंफॉर्मेशन देने लगेंगे तो आप कंप्यूटर बन जाएंगे। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एक अंतिम आउटपुट है इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझाता हूं, देखिएगा डेटा क्या होता है पहले ये समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेटा देखिएगा वह सूचना प्रणाली, ठीक है। सूचना जो किस में हो सकता है, ये हो सकता है आपके अल्फाबेट्स में, ठीक है। डेटा जो होगा अल्फाबेट्स में होगा, या फिर क्या हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, ठीक है। अल्फाबेट और न्यूमेरिक हो सकता है, और न्यूमेरिक के बाद देखिएगा अल्फा न्यूमेरिक का भी नाम सुना होगा आपने, ये सभी उसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि अल्फाबेट्स को हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, कभी सुना है आप लोगों ने अल्फाबेट्स को और किस नाम से जानते हैं? हाँ, नहीं, अल्फाबेट्स को कहा जाता है इंटीजर, ठीक है। INT इंटीजर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा अल्फाबेट्स को। तो ये सभी क्या है, डेटा प्रोग्राम है। डेटा प्रोग्राम कहने का मतलब है कि वह सूचना प्रणाली जिसे हम कंप्यूटर को, ठीक है, याद रखिए कंप्यूटर में या फिर आपके गणना यंत्र में अल्फा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में देते हैं, ठीक है। किस तरीके से, इनपुट के तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, यदि कोई स्कूल है, स्कूल में हम सभी बच्चों के नाम को लिखते हैं पहले, यानी कि स्कूल में जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 1000 बच्चे हैं स्कूल में, और 1000 बच्चों में आप इनके नाम को ऐड करते हैं कंप्यूटर में, ताकि आप इनको अल्फाबेट्स के तरीके से क्रमित कर सके, ठीक है। यानी कि हम किस फॉर्म में इसको सेट करेंगे, ABC के फॉर्म में सबमिट करेंगे इसको, ठीक है।
तो ये जो डेटा आपने दिया है, तो जो डेटा आपने दिया है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ए के बाद बी को ही देंगे आप, पहले बी वाला नाम ब्रिजेश लिखा गया नाम, ठीक है, बाद में आलोक का नाम आ गया, तो इसका मतलब यह है कि आपने डेटा दिया है। डेटा कभी भी शुद्ध डेटा नहीं होता या इंफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी डेटा एक रॉ मटेरियल होता है, किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। ये याद रखिएगा कि डेटा इज रॉ मटेरियल फॉर, आपका यहां पर याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास डेटा क्या है तो उसके ऑप्शन में आपको मिलेगा कि डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है, किसका? इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये डेटा कहलाता है। इसके बाद देखिएगा, यदि इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन से पहले, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, जब कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, और किस फॉर्म में देता है कि अल्फाबेट्स में उन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर ने उसको सेट कर दिया है कि अब ए बी सी डी के 26 अल्फाबेट्स के क्रम पर आपके डेटा सेट हो चुके हैं, तो वो हो गया आपका इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन क्या हो गया? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के द्वारा दिए गए आउटपुट का क्रम होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या कहलाया? कंप्यूटर के द्वारा दिया गया आउटपुट क्रम है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है? अब इंस्ट्रक्शन समझिएगा कि मनुष्य के द्वारा, ठीक है, या फिर कंप्यूटर के यूजर के द्वारा, ठीक है, जो भी यूजर है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो सकता है यहां पर, ठीक है, तो कंप्यूटर के यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन इंस्ट्रक्शन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है ये किस तरीके का हो सकता है आप समझिए, एक ही डेटा में कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, अब इसको समझिएगा। तो देखिए, जैसे मैंने डेटा डाला है, इसमें स्कूल के संबंध में डाला था, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे कंप्यूटर बताए कि जो 16 साल के बच्चे हैं उनको अलग से दिखा दे, केवल 16 साल के बच्चों को। तो मैंने देखिए पहले इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, पहले दिया था कि अल्फाबेट्स में सेट करने के लिए, अभी मैं इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया, लेकिन डेटा वही है, ठीक है। डेटा तो एक ही है, रॉ मटेरियल तो एक ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन के नाम पर मैंने बार बार अलग अलग डेटा लिया, किससे? कंप्यूटर से। ये है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी मनुष्य या फिर कंप्यूटर का यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार जब डेटा में इंफॉर्मेशन निकालने की प्रक्रिया को चालू करता है या इंस्ट्रक्शन देता है, किसके अनुसार? अपने आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो तीनों टॉपिक क्लियर हो गया कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, याद रखिएगा, सूचना, ठीक है, याद रखिएगा ये सूचना है। तो उसके संबंध में याद रखिएगा कि आपका जो ये क्रम है, इंस्ट्रक्शन क्या है? निर्देश कहलाता है, ठीक है। तो हिंदी में आपको अनुदेशन, निर्देश, ये सारे शब्द मिलेंगे, याद रखिएगा। कभी कभी आपको हिंदी में मिल गया ना तो बहुत दिक्कत होगी, तो यहां पर आप इंग्लिश वाले टर्म्स को पढ़ लीजिएगा। हाँ, किस्मत बहुत खराब होगी तो इंग्लिश का टर्म्स भी वैसे ही लिखा रहेगा, यानी निर्देश का निर्देश लिखा जाएगा वहां पर, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगा ऐसा। लेकिन इसलिए दोनों हिंदी और इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर देखिएगा एक शब्द और आता है प्रोसेसिंग, इसको भी समझते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। चलिए इसके पूरे पॉइंट को देख लेते हैं, फिर देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो देखिए इनपुट क्या होता है, थोड़ा समझिएगा इनपुट क्या होता है। तो देखिए इनपुट जो प्रणाली है, ठीक है, हम आगत और निर्गत प्रणाली से सुने हुए हैं हम लोग, आगत और निर्गत क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, हालांकि ये शब्द जो है कंप्यूटर का शब्द नहीं है, ठीक है, लेकिन हिंदी में हम इसको आगत और निर्गत प्रणाली कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनपुट जो है एक तरीके से निर्देशन का कार्य करता है। जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा कि कंप्यूटर में जो पूरे प्रोग्राम होते हैं या पूरे के पूरे जो पार्ट्स होते हैं, ये इन्हीं पार्टों से बना होता है। पहला होता है आपका इनपुट, प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट, ठीक है। यहां पर प्रोसेस को हम कहते हैं सीपीयू, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के क्रम पर पहले इनपुट क्या होता है, तो देखिएगा मनुष्य, ठीक है, या फिर कंप्यूटर यूजर जो है जिस भी डेटा को किसी डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, जिस भी डेटा को किसी डिवाइस के माध्यम से प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में आगत करता है, ठीक है। तो आगत करता है मतलब इनपुट करता है, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, आपको जानकारी होगा, 20 कम से कम आपको याद रखने हैं, ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सीपीयू या प्रोसेसिंग क्या होता है, तो समझिएगा कि कंप्यूटर में दिए हुए डेटा, ठीक है, तो कंप्यूटर में दिए हुए डेटा जब मनुष्य के आवश्यकता अनुसार या फिर कंप्यूटर यूजर के आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, उसको प्रोसेस करके, समझिएगा प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहां पर थोड़ा समझिएगा कि प्रोसेसिंग प्रणाली क्या होती है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग प्रणाली वह प्रणाली होती है जो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार या कंप्यूटर यूजर की आवश्यकता के अनुसार जो है आउटपुट के लिए निर्देशन दे, ठीक है। जैसे
आप यहाँ पर समझिएगा कि कंप्यूटर जैसे मान लीजिए हमको कोई काम है कंप्यूटर से, बहुत बेसिक सा काम, जैसे कि मैंने बताया अभी कि कंप्यूटर में 1000 यहाँ पर बच्चों के मैंने डेटा डाला हुआ है, ठीक है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि किन बच्चों ने मई माह का फीस पे नहीं किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर इनका रिकॉर्ड चेक किया, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड में पहले मैंने डेटा किसको बनाया है, डेटा तो मैंने पूरे बच्चों का रिकॉर्ड डेटा बना दिया है, यानी एक बड़ा डेटा मेरे पास है 1000 बच्चों का, ठीक है। अब उसी के संदर्भ पर देखिएगा कि यदि मैं इसे चाहूं तो कितनी बार इंस्ट्रक्शन को चेंज कर करके कितने बार आउटपुट अलग अलग ले सकता हूं, ठीक है। डेटा तो एक ही रहा, लेकिन मैंने उसे कितने बार निचोड़ कर अलग से डेटा निकाला है, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा उसके लिए कौन है, वो तय करने के लिए कौन है, प्रोसेसिंग प्रणाली है, ठीक है। कि प्रोसेसिंग प्रणाली उसी रॉ मटेरियल से कितने बार अलग अलग डेटा जो है हमको आउटपुट के तौर पर या आंसर के तौर पर दे सकता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग प्रणाली वह प्रणाली है जो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार या कंप्यूटर यूजर की आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस कर डेटा से रॉ इंफॉर्मेशन निकालता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन निकालने का जो प्रणाली है वो प्रोसेसिंग कहलाता है, याद रखिएगा उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि रॉ मटेरियल से, ठीक है, रॉ मटेरियल या डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने की प्रणाली क्या कहलाती है, तो प्रोसेसिंग कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रोसेसर ही है, प्रोसेसिंग ही है जिसके माध्यम से फिर आउटपुट आपको मिलता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा प्रोसेसर के बाद होता है स्टोरेज। स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में, बताइए कितने प्रकार के होते हैं स्टोरेज? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। देखिएगा कंप्यूटर में स्टोरेज जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर लगा होता है, ठीक है। जब सेकेंडरी डिवाइस पढ़ते हैं ना तो फिर इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल बाद में करूंगा, लेकिन आप याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे तो प्राइमरी डिवाइस जो होता है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए, वरना प्राइमरी डिवाइस के अलावा याद रखिएगा प्राइमरी अगर डिवाइस कंप्यूटर पे नहीं लगा हुआ है तो कभी भी कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है। तो कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि निम्न में से किसके होने पर या नहीं होने पर कंप्यूटर का निष्पादन नहीं किया जा सकता या उसके प्रचालन तंत्र को चलाया नहीं जा सकता? प्राइमरी स्टोरेज, याद रखिएगा। हालांकि प्रोसेसर भी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे देखिए इनपुट डिवाइस नहीं है चल जाएगा, ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं केवल या आंसर नहीं मिलेगा। हालांकि इससे इसी पार्ट से पूरा होता है कंप्यूटर, लेकिन बिल्कुल चालू ही ना हो कंप्यूटर, अपना बंद पड़ा रहे, तो ये प्रोसेसिंग के बीच का जो टर्मिनोलॉजी है इसके द्वारा जो है कंप्यूटर को कभी भी चलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, तो स्टोरेज आगे हम डिटेल करेंगे, चिंता मत करिए। तो स्टोरेज जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये भंडारण क्षमता का को तय करता है, कंप्यूटर के अंदर भंडारण क्षमता को तय करता है। वर्तमान में भंडारण क्षमता जो है अनगिनत हो चुके हैं, इसका कोई रिकॉर्ड अब नहीं बन पाया है, ठीक है। कहने का मतलब है पहले मैं आपको बता पाता था कि कंप्यूटर जो है 28 GB का है, 60 GB 64 GB का है, 128 GB का है, 256 का है, फिर 1000 के पास पार कर गया, अभी इसका कोई लिमिट नहीं बचा है, ठीक है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर की जब से लिमिट बढ़ गई है तो कंप्यूटर की लिमिट भी अपने आप में ऊपर हाई जा रही है, ठीक है। तो आज जो है वर्तमान स्थिति के अनुसार देखिएगा कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, कि कितने टाइप्स के स्टोरेज डिवाइस होते हैं और उसके अंतर्गत होने वाले कितनी प्रणालियां हैं और कैसे काम करता है। जैसे आपने सुना होगा हार्ड डिस्क का नाम, लोग आज के वर्तमान कंडीशंस में हार्ड डिस्क को बदल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि SSD लगाएंगे उसमें, ठीक है। पहले हम लगाते थे साटा और पाटा, यानी पहले का हार्ड डिस्क का नाम था साटा और पाटा, ठीक है। अब वर्तमान में SSD लग गया है, स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया है, एक नया रिफॉर्म लेते आ रहे हैं हम धीरे धीरे, कि हम कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो बदलते जा रहे हैं, ठीक है। यानी उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम जद्दोजहद लगाते जा रहे हैं कि कंप्यूटर जो है इतनी स्पीड हो जाए कि हम ऐसे पलक नीचे करें और खोलें तो हमारा आंसर सामने हो जाए, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पहले कंप्यूटर की अपनी एक लिमिटेशन थी, आज हम लिमिट को तोड़ते चले जा रहे हैं और नए नए डिवाइस के साथ उसको जोड़ते चले जा रहे हैं और नए नए पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं इस पे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिएगा स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, आउटपुट के तौर पर यानी इंफॉर्मेशन के तौर पर हमें प्रदान करता है, हमें दिखाता है, ठीक है। ये अलग प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप जो है इसको देख के ही केवल आउटपुट समझ पाए। कभी आप गाना प्ले करेंगे तो आपको सुनाई भी देगा,
कहने मतलब है कि आउटपुट डिवाइस के तौर पर स्पीकर का नाम भी आएगा, क्योंकि ये हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, हमने बोला उसको गाना प्ले करो और हमारे लिए गाना प्ले कर दिया उसने, ठीक है। तो इनपुट में हमने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। आपने कोई डेटा डाला क्या, डेटा नहीं डाला है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो गाना डाल सकते हैं कंप्यूटर पे, और या फिर आप सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर में इंटरनेट पर, और आपने उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करा दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक एक फंडामेंटल है, याद रखिएगा, फंडामेंटल है कंप्यूटर का, जिसमें हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है इस तरीके से काम करता है। अब इसी अनुप्रयोगों को अलग अलग क्षेत्र में बढ़ा दिया गया, जैसे अभी आपने एटीएम के बारे में सुना है, ठीक है। अभी आप स्मार्ट वॉच के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके कदम को काउंट कर लेता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन के फॉलो मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और इंस्ट्रक्शन के तौर पर ही सारे काम को आपको रिजल्ट के तौर पर देता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिएगा ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यदि हम बात करते हैं एक और शब्द है प्रोग्राम, ठीक है। अभी मैं बेसिक चीजें इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आगे मैं ये बोलूं कि प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो आप इसको समझ पाएंगे कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिएगा, प्रोग्राम और दूसरा होता है एक आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, बताइए। सुने हैं प्रोग्राम, सुने हैं, स्टेज वाला नहीं, कंप्यूटर वाला प्रोग्राम, बताइए। तो देखिएगा प्रोग्राम क्या होता है, समझिएगा। प्रोग्राम जो होता है बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का एक समूह होता है, ठीक है, प्रोग्राम कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें प्रोग्राम के बारे में, तो आप समझिएगा कि यदि कोई सी लेवल आपने पढ़ा होगा, कभी सी के बारे में पढ़ा है, लैंग्वेज के बारे में, सी के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो आप बोलते हैं प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूं मैं, यानी आप एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि इंस्ट्रक्शन का एक समूह है वो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है वो। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का वह समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कोडिंग के माध्यम से, उसे प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। यानी वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, कंप्यूटर के किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल में हो सकता है, लो लेवल में हो सकता है, किसी भी टाइप में हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम क्या है, समझिएगा कि प्रोग्राम वह इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम वह समूह है जो इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप कहलाता है, क्या कहते हैं इसे, प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन का समूह, ठीक है, डेटा का नहीं। आप डेटा तो उसमें बाद में डालेंगे। फॉर एग्जांपल समझिएगा कि यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उसका मतलब बताइएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़, 0, और ये प्रिंट एफ, ठीक है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो सी का एक फॉर्मूला होता है इस तरीके का, जब हम किसी भी स्कैनएफ और प्रिंटएफ मेंटेन करते हैं सी में, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा लिखते हैं, तो ये एक फॉर्मूला दिया मैंने, इंस्ट्रक्शन दिया, एक्चुअल बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में ये बोला जा रहा है कि यदि आप कोई संख्या इनपुट करेंगे किसमें, हमारे इस प्रोग्राम में, तो वो चेक करके आपको बताएगा कि ये ऑड है या इवन है। ये फॉर्मूला है ऑड इवन का निकालने का, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम इसके, अच्छा इससे पहले का भी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं कि इसके इस इंफॉर्मेशन पहले क्या होगा, डिवाइड रूल्स होता है इसमें, ठीक है। यानी जो भी संख्या आप इनपुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 16 को इनपुट किया इसके अंदर, तो 16 को 2 से डिवाइड करके देखेगा, वो चेक करेगा और देखेगा कि हाँ ये पूरा जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 0 बच रहा है, तो इसका मतलब है 2 से कट रहा है पूरी तरीके से। और 2 से कटेगा मतलब क्या है, वो कौन होगा, इवन होगा या ऑड होगा, तो इवन हो जाएगा क्योंकि कट रहा है, सम संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक प्रोग्राम दिया, इंस्ट्रक्शन उसको दिया, एक प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन बनाया मैंने कि आप चेक कीजिए कि आपकी कोई भी संख्या इवन है या ऑड है। तो मैंने एक प्रोग्राम उसको दे दिया, निर्देश दे दिया कि वो 2 से भाग करके देखेगा, और अगर वो 0 बच जाता है तो देखिए मैंने नॉट इक्वल बोला है, तो अगर 2 के इक्वल नहीं है, यानी 2 से भाग देने पर 0 के इक्वल नहीं आता है, रिमाइंडर 2 से 0 के इक्वल नहीं आता, तो वो हमेशा ऑड बनेगा, ठीक है। तो वो चेक करके बताएगा आपको हमेशा कि आपने जो संख्या डाला है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि देखिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन का एक सिस्टम बनाया, समूह बनाया, और मैंने एक प्रोग्राम बना दिया इस पे। इसी तरीके से प्रोग्राम एक छोटा समूह होता है, याद रखिएगा, प्रोग्राम एक समूह है किसका, इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग, डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल पे तब जाएंगे जब अभी हम लोग, मैं प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाऊंगा।
ये कंप्यूटर के अंदर होता है, इसे छू नहीं सकते, ठीक है, एक लक्षण के तौर पर सही है ये। लेकिन अगर आप एग्जाम में आएगा तो केवल इतना नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्राम का समूह होता है, प्रोग्रामों के समूह होते हैं इसके अंदर। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी एक छोटे इंस्ट्रक्शन से नहीं बनता है, एक कि ऐसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया वो सॉफ्टवेयर बन गया, ऐसा नहीं होगा। मैंने देखिए यहां पर एक प्रोग्राम बनाया, अब ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा जब तक आप इसके पीछे बहुत ज्यादा प्रोग्राम को जंप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब समझिएगा यहां पर क्या होता है कि यदि सॉफ्टवेयर वह प्रणाली है, ठीक है, निर्देशित प्रणाली है, याद रखिएगा सॉफ्टवेयर वह प्रणाली है जो कि प्रोग्राम का समूह कहलाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, एमएस ऑफिस प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एमएस वर्ड, एमएस आउटलुक, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट, आरडीबीएमएस होता है उसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपका एक्सेल होता है, पीपीटी होता है, प्रेजेंट पीपीटी तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पावर पॉइंट्स जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, इतने सारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर लगे हुए हैं एक साथ। तो ये एक तरीके समझिएगा कि आपको पता होना चाहिए किसे प्रोग्राम कहते हैं और किसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम एक छोटा निर्देशन प्रणाली है और सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर है? बाद में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, उस वो बात वाली बात है, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीजें हो जाती है, ठीक है। जब आप कंपेयर करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को तब आप ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है, याद रखिएगा, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक किसी भी टॉपिक में? नहीं है? आगे चले, चलिए अब देखिएगा, इसके बाद देखते हैं हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी डेट जो होता है हमारा, साक्षरता जो दिवस है, वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी 2 दिसंबर का डेट, ठीक है। तो 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन ये कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन मैंने बताया है कि कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे तो उसके आसपास के सारे डेटा आपको पता होना चाहिए, वरना कंप्यूटर पढ़कर और मेन चीजें इधर छोड़ते चले गए ना, तो हो सकता है कि सिलेबस से कुछ आया ही नहीं और आपसे कुछ बना ही नहीं, तो आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देंगे कि मैंने तो सिलेबस पूरा पढ़ा था, आपसे कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पढ़ें तो कुछ इस तरीके से पढ़ें, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, और ये आपका बाहरी जो दुनिया में चल रहा है जिसको आप बोलते हैं आज वर्तमान। अच्छा, आपको कंप्यूटर ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इस समय के युग को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर युग कहते हैं। ये जो समय चल रहा है इसको कंप्यूटर युग कहा जाता है, ठीक है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रही है अभी? 5 जनरेशन चल गए हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग 5G देखते हैं, हाँ। तो 5G का क्या है? जी का मतलब क्या है? 5 जनरेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी का जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन में चल रहा है। आने वाले समय में 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 10 जनरेशन कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय है, अभी आपको नौकरी की जरूरत है। इस नौकरी के संबंध में आपको इस लेवल को टच करना होगा, कंप्यूटर के इस क्रम को, ठीक है। तो अपने दिमाग पर फोकस रखिएगा कि कंप्यूटर से जुड़े हुए हर तथ्य आपके पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। अभी इसी के अंतर्गत है, हम लोग अभी यहीं पर हैं, बाहर नहीं गए हैं, याद रखिएगा। यहां पर एक शब्द है जिसे कहा जाता है कंट्रोल, ठीक है। यह भी आपके कहां लगता है? सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। कंट्रोल शब्द सुना होगा आपने, नियंत्रक प्रणाली कहा जाता है इसे, ठीक है। इसका काम क्या होता है या फिर ये क्या काम करता है? बताइए, कंट्रोल क्या करता है? हाँ वो तो ठीक है, नियंत्रण करता है, बट किसका नियंत्रण करता है? इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं कह सकते अभी फिलहाल पे। देखिए, नियंत्रण प्रणाली क्या होती है समझिएगा। सीपीयू के अंदर जो नियंत्रण प्रणाली होती है ये बेसिकली किसके लिए काम करता है? ये उपकरण के लिए काम करता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो यही करता है, याद रखिएगा।
ठीक है, यानी बेसिकली जो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीयू, सीयू, ठीक है। तो ये सीयू है, ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, कंट्रोल करने का। अब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पेरिफेरल डिवाइस, सुना है नाम पेरिफेरल डिवाइस सीरीज, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए, कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या उस शब्द को क्या कहते हैं जिससे हम पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ते हैं, सुने हैं नाम इसका? अच्छा, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है पहले समझिएगा इस बात को। तो कंप्यूटर के प्रयोग या कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहते हैं, ठीक है, वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल मतलब होता है समानांतर, ठीक है। तो जब ऐसे कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोगी नहीं है, यानी उसकी जरूरत कंप्यूटर को चलाने में नहीं पड़ती है, हम उस डिवाइस को अलग से प्रयोग में लाते हैं या उसका काम यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर। तो प्रिंटर को देखिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रिंटर की जरूरत है क्या आपको? ऐसा तो हो सकता है ना कि कंप्यूटर आप यूज करते हैं बट आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमको प्रिंटर का काम ही नहीं करना है, तो वो पेरिफेरल डिवाइस है। तो ऐसा डिवाइस जिसका उपयोग करते समय, याद रखिएगा, केवल उसी के उपयोग के लिए हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रिंटर को चलाने के लिए कंप्यूटर की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर चलाने के लिए प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस जिसको हम उसके पर्टिकुलर यूज के लिए हम प्रयोग में लाते हैं उसे पेरिफेरल कहते हैं। यानी कंप्यूटर के निर्बाध जिसे कहते हैं हम लोग, समझिएगा शब्द है एक हिंदी में आता है जिसे कहा जाता है निर्बाध, ठीक है। जब कंप्यूटर को निर्बाध रूप से चलाने के लिए हम ऐसे डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो सीरीज डिवाइस कहलाता है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि हम जोड़ते कैसे हैं, तो समझिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर माउस को आप नहीं जोड़ेंगे तो कंप्यूटर का यूज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड को नहीं जोड़ेंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर को, लेकिन अगर प्रिंटर को नहीं जोड़ूंगा तो यूज कर पाऊंगा। तो ऐसे डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं जो कंप्यूटर के यूज को बीच में निर्बाध नहीं करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, वे डिवाइस या वे उपकरण, ठीक है, वे उपकरण जो कंप्यूटर को चलाने में मददगार नहीं होते हैं लेकिन उनके पर्टिकुलर उपयोग के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उसे पेरिफेरल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं या फिर जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी उपकरण लगते हैं कंप्यूटर में, जितने भी उपकरण लगते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर आपने माउस को, ठीक है, माउस को आपने क्या किया, एक निर्देश देने का प्लान किया, ठीक है। अब माउस को निर्देश देने का प्लान किया तो निर्देश तो माउस से चला गया, लेकिन कंप्यूटर ने माउस को रिकनेक्ट करके रखा हुआ है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो ये किसने किया हुआ है, ये किया हुआ है कंट्रोल यूनिट ने, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली उपकरणों पर कंट्रोल रखता है, याद रखिएगा। इसका काम क्या है, ये उपकरण को सूचनाबद्ध रूप से कंट्रोल रखता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? चले अब इसके बाद देखिएगा, इसके अंतर्गत सारी चीजें आपने देख ली है, लगभग इतनी सारी चीजें जो है, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, इसमें एक चीज और है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे कहा जाता है ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये है क्या चीज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वर्तमान में कंप्यूटर में क्या काम करता है या शुरुआती दौर से ये क्या काम करता आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, किसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बताइए। कैलकुलेशन करता है। देखिए बेसिकली जो है ये कैलकुलेशन के साथ साथ एक चीज और करता है, लॉजिक शब्द तार्किक क्षमता, ठीक है। कंप्यूटर को कैसे पता होगा कि 2 छोटा है 3 से, ये लॉजिक है हमने। अच्छा एक बात आपको पता होगा, कंप्यूटर जो है किस भाषा को पढ़ता है, बाइनरी सिस्टम को। ये कैसे चलता है 1-0, ठीक है। इसको कहां पता चलेगा कि 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, इसको नहीं पता है, ठीक है। हमने इसके कोडिंग को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि वो बाइनरी को समझेगा और हम नॉर्मल लैंग्वेज को समझेंगे,
ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इस दो प्रकार के लैंग्वेज को क्या कहते हैं समझिएगा, एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और इसी के बीच में एक असेंबलर यूज होता है जो कि इस दोनों को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बारे में हम भाषा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस संबंध में देखिएगा यहां पर जब ये हाई लेवल लैंग्वेज पे आता है तो एएलयू का काम क्या है समझिएगा। तो पहले याद रखिएगा ये चार चीजें आपको अर्थमेटिक्स जो सिस्टम है हमारा, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन सभी को काम करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की आवश्यकता होती है, पहला चीज। और उसके अलावा देखिएगा ये समझ में आ रहा है आपको, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, ठीक है। ये सभी तार्किक क्षमताओं का भी प्रयोग होता है। यानी कि समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको वही चीजें अभी पहले बता रहा हूं जो आपको बहुत बेसिक चीजें से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, याद रखिएगा किस प्रकार के डेटा को संश्लेषित करता है या इंफॉर्मेटिव करता है, याद रखिएगा वो करता है आपका मैथमेटिक्स और लॉजिकल डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। ये केवल यही दो डेटा को प्रोसेस करता है, इसके अलावा दूसरे तीसरे डेटा को प्रोसेस नहीं करता। आप इसको बोलेंगे गाना सुनाओ तो ये गाना नहीं सुनाएगा आपको, ठीक है। कहने मतलब है कि ये सिर्फ इसी क्रम पर काम करेगा, ठीक है। किस पर, मैथमेटिक्स पर और आपके लॉजिकल यूनिट पर काम करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। ये शब्द याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू नाम से मिलेगा आपको, जब भी एग्जाम में आएगा ऑप्शन में आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चलिए, तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की। कल मैंने बात किया था कंप्यूटर के संबंध में, देखिएगा ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं लगभग। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपको है। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब है कि आप इस बात को तय कर पाएं कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं, उसके पार्ट्स का नाम क्या है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर आपको पता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर पे लगती हैं और कंप्यूटर जो है अपना काम प्रॉपरली करता है, ठीक है। इसके संबंध में देखिएगा हम दो चीजें अभी वर्तमान में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, देखिए आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर के परिचय से संबंधित है, ठीक है। जो सबसे पहला सिलेबस है आपका, उसमें हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इसके अंतर्गत आप सबसे पहले पढ़ेंगे तीन चीजों को। सबसे पहला जो है आपने कल देखा था अनुप्रयोग, दूसरा पढ़ेंगे विशेषता, तीसरा पढ़ेंगे प्रभाव और चौथा पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी। ये चार टॉपिक होगा आपका कंप्यूटर के परिचय से संबंधित, याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपने इस चार को किया तो आपका एक नंबर यहां पर बनेगा, याद रखिएगा। एक ही नंबर से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बहुत सरल पेपर आएगा तो ही आपके यहां से क्वेश्चन बढ़ेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे जगह है जहां पर कंप्यूटर के 6वीं क्लास के बच्चे जो हैं इससे ज्यादा जानते होंगे कंप्यूटर में। आज उनके, अगर आप सीबीएसई की बात करेंगे तो आप उनसे कहीं ज्यादा जानते होंगे वो लोग, क्योंकि पहले के समय में और अभी के समय में बहुत अंतर हो गया है स्कूलों में, ठीक है। पहले स्कूल में कंप्यूटर देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। सारे काम किस में होते थे, रजिस्टर में। बच्चे का जितना एडमिशन हो रहा है सब कंप्यूटर में, सॉरी आपके रजिस्टर में हो रहा था। आज वर्तमान में कम से कम एक लैब बन गया है जिसमें 10 कंप्यूटर तो रखे गए हैं, ठीक है। देखे जा सकते हैं कि कंप्यूटर जो है किस तरीके का होता है, बच्चों को पता होगा। यानी अगर आप 10 साल पहले की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के सर्व शिक्षा अभियान, आपको पता होगा 1970 में सर्व शिक्षा अभियान का जो क्रम चला था उसमें कंप्यूटर की पढ़ाई की बात भी चल रही थी, ठीक है। तो जब कंप्यूटर की पढ़ाई की बात चली तो 1970 से तो स्टार्ट हो गया भारत में, लेकिन सभी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं पहुंचा है, और कुछ स्कूलों में पहुंचा तो वो लोगों के घर तक पहुंच गया। कहने मतलब है स्कूल से उठ के घर में चला गया, ठीक है। टीचर्स लोग जनरली ऐसा कर लेते थे, ठीक है। पहले के समय में जो भी चीजें थी वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है। और समझिएगा कि अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका बहुत सरल पेपर है, ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक नॉलेज यहीं से मिलता है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा अनुप्रयोग की बात करते हैं। अनुप्रयोग के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर का प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो सबसे मूलभूत रूप से आप याद रखिएगा कि ये जो चार क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है आपका
चलिए, ये बेसिक, बहुत बेसिक क्षेत्र हैं जिसमें विज्ञान, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन, मेडिकल, व्यवसाय, और हम इसको लिख सकते हैं सामान्य ऑफिस वर्क। ठीक है, ये कंप्यूटर के कार्य हो गए, बहुत बेसिक से हैं, अनुप्रयोग है, बहुत बेसिक है, लेकिन आपको पता होगा कि इससे ज़्यादा कहीं बढ़कर अब कंप्यूटर आ चुका है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके क्षेत्र को एक्सप्लोर करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे विज्ञान की बात करेंगे तो अनुसंधान हो गया, मौसम हो गया, विज्ञान के संबंध में हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो कि हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए, शुरुआती किए थे इसके लिए, वो है आपका रक्षा क्षेत्र। ठीक है, डिफेंस, हमारा डिफेंस जो क्षेत्र है उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता होगा कि आए दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसाइल का टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं सैनिकों के लिए, तो वो भी कंप्यूटर के ही टर्म्स में बन रहा है। ठीक है, तो वो सभी क्षेत्र क्या है, ये अनुप्रयोग है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब इसी अनुप्रयोग को आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर जैसे कि क्या कह सकते हैं हम लोग, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, बैंक के क्षेत्र में, जैसे बैंक के क्षेत्र में आप आज देखिए सारे एंट्री कंप्यूटर से होती है। आपके पैसे जमा से लेकर निकासी का सारा काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ एटीएम से लेकर आपका पासबुक प्रिंट आउट करना, जितने भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें अब इसी से हो रही हैं। ठीक है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र हो गया। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, आप मॉल में जाते हैं, मॉल में शुरू से लेकर, मतलब एक आप जो ग्राफिक्स देखते हैं मॉल के अंदर, एक लगी होती है, पैनल लगी होती है, उसमें एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, वो भी कंप्यूटर है। ठीक है, उसके हर क्षेत्र से आप देखेंगे तो आपको 5D सिनेमा से लेकर हर एक क्षेत्र जो है मॉल में या मनोरंजन के क्षेत्र में आपको वहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। और मेडिकल के क्षेत्र में देखेंगे तो एक इंसान को आज जो है किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, खासकर कोरोना समय में जो जरूरत पड़ी है, आपने नोटिस किया होगा कि हमें ऑक्सीजन चेक करने की भी जरूरत पड़ती थी। हम अपने हाथ में, पहली बार आपने देखा होगा, अगर नहीं कभी प्रयोग में लाया गया होगा तो उसके बाद अभी आपने कोरोना के बाद से देखा होगा कि हाथ में ऐसा एक पिन लगा दिया और आपको पता चल गया कि हाँ, आपके 98% जो है ऑक्सीजन चल रहा है आपकी बॉडी में, टेंशन फ्री है अभी आप। वही 90 से कम हो जाता तो हो सकता है आपको कोरोना हो गया है, ये हम चेक कर ले रहे थे खुद से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इक्विपमेंट क्या है, आपके मेडिकल क्षेत्र के हैं। ठीक है, उसके बाद आप व्यवसाय के क्षेत्र की बात करते हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर को बेचने से लेकर आपके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कंप्यूटर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे कंप्यूटर में ऑटोमोबाइल्स कंपनियां होती हैं, वो गाड़ियों के डिजाइन बनाती हैं। ठीक है, तो वो भी आपका कंप्यूटर व्यवसाय के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, अभी हमने कैड का नाम सुना अभी आपने। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में। और ऑफिस वर्क के लिए तो आपको पता ही होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपको ऑफिस वर्क में कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद आप रक्षा क्षेत्र में तो आप पहले से जानते हैं कि सारा क्षेत्र हो गया। ठीक है, बेसिकली क्लियर कर लेंगे इस सब चीजों को। ठीक है, आगे देखिएगा, हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं, चलिए समझते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं और किसे कहेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कैसे हम इसको समझ पाएंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं आज के डेट में क्या है। ठीक है, अनुप्रयोग अलग है, विशेषताएं अलग है। याद रखिएगा, विशेषता और प्रभाव दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, प्रभाव का मतलब ये हो सकता है कि उसका जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर हमारे लिए अच्छा ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर के आने से जो चीज़ नुकसान हो रहे हैं ना, आप उसको समझ नहीं सकते कि मानव का पूरा जो क्षेत्र हो रहा है मानव रहित हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा ये हो रहा है कि अब चोरी करना आसान हो गया है। पहले आपको जानकारी होगा 1960 में एक ऐसी घटना घटी थी, 1962 में ऐसी घटना घटी थी जहां पर बैंक जो है स्थापित किए गए थे और बैंकों से 10-10 पैसे हर अकाउंट से निकाले गए थे। हर अकाउंट से 10-10 पैसा, करोड़पति बन गया आदमी और किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। आपके अकाउंट से 10 पैसे जाएगा, आप दौड़ेंगे बैंक के पीछे कि मेरा 10 पैसा निकल गया है। लेकिन यही अगर करोड़ों अकाउंट से ऐसे 10-10 पैसे निकलेगा तो बहुत लेट पकड़ में आया ये। ठीक है, समझिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। 10-10 पैसे निकाल लो सर अकाउंट से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सोचेगा कि मेरा 10 पैसा कट गया तो मैं जाऊं, इवन 1 रुपया भी कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और करोड़ों अकाउंट है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारी आबादी आपको पता होगी लगभग 1.40, अब हम लोग चाइना को पीछे करने वाले जून में। ठीक है, तो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है हमारा। हर अकाउंट से 1 रुपये निकाल लीजिए, अरबपति बन जाएंगे, अरबपति। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक काम कर दिया है, सभी का अकाउंट खुलवा दिया है। ठीक है, तो जब अगर सभी का अकाउंट खुल गया है तो ये बहुत आसान है कि आपके अकाउंट से 1-1 रुपये निकाल लिया जाए। और ये सेंध लगाने के लिए सभी जगह पर, खासकर देखिए आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है कौन सा देश, चाइना। सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड काम है उसका कि वो किसी भी तरीके से रक्षा तंत्र में, या फिर आपने अभी सुना होगा कि
जो आपके हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का डेटा चोरी कर लिया था उसने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जिससे आपके प्राइवेसी को हीट किया जा रहा है, ठीक है। प्राइवेसी हीट हो रही है और ये नुकसान होता है मनुष्य को, ठीक है। तो कंप्यूटर ही एक माध्यम है, कोई अन्य तरीका नहीं है इसका, ठीक है। तो कंप्यूटर के प्रभाव और दुष्प्रभाव अलग अलग है, दोनों को पढ़ना है आपको, ठीक है, समझना है। चलिए तो देखिएगा एक एक करके विशेषता बताइए, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती है, किसे कहते हैं कंप्यूटर का बेसिक क्या होता है, बताइए जोर से बोलिए। रख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर समझिएगा, जैसे मानव है और कंप्यूटर है, इन दोनों से तुलना कीजिए, विशेषता निकल कर आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति को मैं रजिस्टर देता हूं एक दिन में, बोलूंगा पूरा जोड़ जाड़ के रखना अच्छे से, वो ज्यादा बेहतर करेगा या कंप्यूटर ज्यादा बेहतर कंप्यूटर ज्यादा बेहतर करेगा। इसका मतलब यह है कि गति, स्पीड, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने कि आज मुझे दिन भर में, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा पहले हमारे यहाँ जो है टीवी केबल लगते थे, केबल कैसे चलते हैं, मतलब कोई चैनल आपने चालू कर दिया है, वो चैनल कैसे चलेगा, हाँ वो तो चलने का प्रक्रिया हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा एक कोई चैनल है, मैं छत्तीसगढ़ 24 में काम करता हूँ और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे आज का रूटीन सेट करना है, तो मैं बैठ के दिन भर कंप्यूटर को कमांड देते रहूँ, ऐसा करूँ कि तब जाकर आप वहाँ पर देख पाएंगे। अगर आपको चैनल देखना है छत्तीसगढ़ 24 के नाम से, तो मुझे यहाँ पर बैठ के काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो करता क्या है, जो ऑपरेटर होता है वो सिस्टम को पहले सेट कर देता है आज की डेट पे, और आपको बता भी देगा कि आज 8 बजे ये धारावाहिक आने वाला है, ये एपिसोड आने वाला है, ये ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा सब पहले से बता दिया। तो उसके दिमाग से अगर कभी उतर गया तो क्या होगा, आप कुछ की जगह कुछ और देखने लगेंगे, होगा ऐसा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वो पहले से एक दिन का रूटीन सेट कर देता है और कंप्यूटर को छोड़ देता है चालू करके, ठीक है। इसका मतलब ये है ये स्वचालित है, खुद ब खुद चलता है, ठीक है। आपको बैठ के दिन भर इसको कमांड देना नहीं पड़ता। अगर आपने एक बार प्रॉपर कमांड दे दिया, इसको प्रॉपर दे दिया है, अब हाँ अब टाइम ही आप 2 घंटे का देंगे तो ये 3 घंटा नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये स्वचालित है, याद रखिएगा। स्वचालित का मतलब ये होता है कि आपने एक बार जो कमांड दिया है उस पर प्रॉपर काम करेगा ये, ठीक है। तो स्वचालित कहलाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है, गति कैसे, स्पीड कैसे है, स्वचालित है, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा कि यदि हम लोग इस पे बोलते हैं कि स्वचालित के अलावा ये बेसिकली और कैसे काम कर सकता है, तो स्वचालित का मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर में जो कमांड दे दिया गया है तो मानव रहित रूप से कंप्यूटर कार्य कर लेता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो है त्रुटि रहित, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये मानते हैं आप लोग कि गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसमें गलती की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो गलती की संभावना बहुत कम है, तो इसको हम कहते हैं त्रुटि रहित, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, त्रुटि रहित के अलावा देखिएगा कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं। तो शीघ्र निर्णय की क्षमता, आपने उसको कमांड दिया और कमांड के लगभग कुछ सेकंड में ही उसने क्या कर दिया, आपका कमांड फॉलो कर दिया है, ठीक है। तो इसके निर्णय लेने की क्षमता क्या होगी, शीघ्र होगी, ठीक है। इसके अलावा भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता लिखिए केवल। तो भंडारण क्षमता का जो क्रम होता है देखिएगा, एक मनुष्य का और एक कंप्यूटर का, ठीक है। अगर आप तय करेंगे तो मनुष्य का भंडारण क्षमता ज़्यादा दिमाग काम करेगा, लेकिन चूंकि हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारी अपनी जो एज है, ठीक है, उस एज को हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते यहाँ पर, ठीक है। कहने मतलब है कि मनुष्य जो है, जो अपना दिमाग यूज़ करता है उसका एक रेशियो है प्रॉपर, एक दिन में जितना पढ़ेगा। हालांकि देखिए आपको बताता हूँ, स्मरण शक्ति मनुष्य की ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन शर्त है कि वो प्रॉपर काम करे उस फील्ड पर। चूंकि हम क्या करते हैं, ये ब्रह्मांड की ऐसे करके हमारा दिमाग फैला हुआ है ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, सुबह से लेकर जितने, अच्छा हम लोग क्या सुबह से लेकर का काम नहीं करते हैं, हम जन्म से लेकर काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि आपको किसने गोद लेके पटका था,
वो आपके दिमाग में होता है सब चीज़ें। कारण ये है कि आज तक स्मरण शक्ति है आपकी, ठीक है, तो उतनी स्मरण शक्ति तो कंप्यूटर के पास भी नहीं है, क्योंकि एक बार फॉर्मेट किया आपने तो कंप्यूटर भूल जाता है उस चीज़ों को। लेकिन आपके अंदर ये स्मरण शक्ति इतना तब तक बना हुआ है, यानी भंडारण क्षमता तब तक बना हुआ है। कारण क्या है, आप बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। यानी अगर आप देखें तो हर दिन की, अगर देखिए एक दिन का स्टोरेज कितना होता है, यानी 24 घंटे का स्टोरेज आप तय करेंगे तो कितना होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस 24 घंटे में हम सिर्फ उसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो वो कुछ समय के बाद रुक जाएगा, यानी उसका स्टोरेज एक समय के बाद खत्म होगा। लेकिन मनुष्य का स्टोरेज सोच लीजिए, जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक चला जाता है तब तक स्टोर करता ही रहता है वो, ठीक है। वो हर दिन जी रहा है, हर दिन समझ रहा है कब उसके साथ अच्छा हुआ, कब उसके साथ बुरा हुआ, हर एक क्षेत्र को अनुभव कर रहा है और उसके बाद उसको आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम इस भंडारण क्षमता में देखिएगा, इसको क्यों लेते हैं विशेषताओं के तौर पर, क्योंकि मनुष्य से बेहतर क्यों है, क्योंकि जब आपको रिटर्न चाहिए वो आपको दे सकता है, लेकिन एग्जाम में मनुष्य नहीं दे पाता। कहने मतलब है 100 में से एक ही व्यक्ति होगा जो 100 में से 98 लेकर आ रहा है, ठीक है। ये कारण है क्योंकि उसकी स्मरण क्षमता थोड़ी ज्यादा है और बाकी मनुष्य की तुलना में, मतलब एवरेज निकाल के देख रहे हैं हम लोग, तो एवरेज में आपका मनुष्य पीछे पड़ जाता है, यानी पीछे हो जा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भंडारण क्षमता हम ज्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि आपको जब जैसा चाहिए वैसा रिटर्न आपको ये भंडारण देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा गति, स्वचालित, त्रुटि रहित, शीघ्र निर्णय की क्षमता, भंडारण क्षमता, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखिएगा इसके अलावा जो है इसमें जो और खूबियां हैं वो है एक शब्द आता है विविधता, वर्सेटाइल, ठीक है। विविधता क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, यानी कि एक ही साथ जो है मल्टीटास्किंग शब्द सुने होंगे आप लोग। तो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही समय में कंप्यूटर से आप अलग अलग काम ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर का काम भी अलग अलग हो सकता है। जैसे किचन में रखा हुआ माइक्रोवेव से लेकर, ठीक है, कमरे में लगा हुआ एसी, ठीक है, उसके बाद जितने भी क्षेत्र देखेंगे, हर कंप्यूटर तो सब जगह है लेकिन उसका कार्य अलग अलग है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम विविधता, ठीक है, वर्सेटाइल। तो देखिए कोई भी कंप्यूटर जो है उसे किस प्रयोजन से बनाया जा रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। यानी प्रयोजन से बना हुआ क्षेत्र जो है इसका मैटर करता है। ये बहुत जरूरी होता है कि कंप्यूटर की विविधता को आप समझें, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी क्षेत्र से पूछे जाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक वेइंग मशीन आपने देखा होगा, वेइंग मशीन, मनुष्य को नापने का मशीन, जिसे वेइंग मशीन कहा जाता है, ठीक है। पहले कैसा आता था, ये ऐसा गोला आकार होता था, उस पर यहाँ पर एक छोटा सा देखने के लिए एक कांच लगा होता था और इसमें नंबर ऐसा गुजरते थे, देखा है, बच्चों को नापने के लिए वेइंग मशीन ऐसा रखा जाता था, ठीक है। तो यहां पर जो है आप जब इस पे खड़े होते थे इस तरीके से, तो ये आपका वजन बता देता है, ठीक है। इसको कैसे तैयार किया गया है, मतलब सोचिए देखिए कि कैसे आपका वजन ये बताता है कि आप इस पे खड़े हो गए और आपका वजन बता दिया। इसका पर्पस ही अलग है, ये भी कंप्यूटर और उस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो समझिएगा कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर की अपनी विविधता होती है और विविधताओं के अनुसार हम उसको क्या कहते हैं, वर्सेटाइल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मुख्य तौर पर विशेषताओं में यही 4-5 क्षेत्र होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इससे कुछ अलग भी चीजें हो सकती हैं, जैसे गति हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है स्फूर्ति, एक शब्द होता है जिसे आप कहते हैं स्फूर्ति, ठीक है। स्फूर्ति का मतलब होता है, जैसे समझिएगा, एबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं या स्फूर्ति को देखते हैं, तो कंप्यूटर जो है एक सामान्य तौर से कहीं ज्यादा स्पीड काम करता है, ठीक है। यानी निर्णय लेने की क्षमता तो आपने देख ही लिया है, लेकिन इसके अलावा जो है अगर आप उसको कोई काम देते हैं तो उस काम को प्रॉपर तरीके से करता है और साथ ही साथ त्रुटि रहित करता है, और उसका संबंध क्या होता है, बिल्कुल क्लियर काम करना, ठीक है। तो जितनी स्पीड से वो काम कर रहा है उसको हम उसकी स्फूर्ति कहा जाता है, ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता और स्फूर्ति थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि जब हम लोग इसके पुनरावृत्ति पर बात करते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति क्या होती है समझिएगा। पुनरावृत्ति, ठीक है, रिपीट करने की क्षमता। तो देखिए पुनरावृत्ति या रिपीट करने की क्षमता कैसी होती है, तो
एक व्यक्ति को आप परेशान कर सकते हैं बार बार एक क्वेश्चन पूछकर, वो 2 बार या 3 बार पूछेंगे, उसके बाद आपको थप्पड़ मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में समझिए आप दिन भर उससे वही क्वेश्चन पूछते रहिए, वो बार बार आपसे वही बोलता रहेगा, मतलब उसको कोई दुख नहीं है आप उसके साथ जो भी पूछ लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है पुनरावृत्ति करना और हर बार एक्यूरेट ही आंसर करेगा, ऐसा नहीं कि 10 बार पूछ लिया 11वें बार गलत कर दिया उसने, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पुनरावृत्ति जो होता है इसकी विशेषता है कि कंप्यूटर एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को बार बार आपको आंसर कर सकता है या आउटपुट दे सकता है इसका, ठीक है। तो ये बेसिक विशेषताएं हैं, याद रखिएगा कंप्यूटर की जो सामान्य विशेषताएं हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि कंप्यूटर की विशेषताएं समझ में आ गई आपको। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर की विशेषताओं के बाद इसके प्रभाव को पढ़ते हैं। हालांकि इसके प्रभाव यही काम करेंगे, तो कंप्यूटर के इफेक्ट जो हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी कंप्यूटर के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो समझिएगा जो कंप्यूटर के इफेक्ट हैं, ठीक है, या प्रभाव हैं, तो सामान्य तौर पर प्रभाव आपके यही होंगे, लेकिन दुष्प्रभाव क्या है वो आपको बताना है कि कंप्यूटर के होने से आज के समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है और समाज जो है किस तरीके से उस पर दुष्प्रभाव हो रहा है। चलिए, कम से कम 8 लोग हैं, तो 8 लोग जो है एक एक टॉपिक बता दीजिए जल्दी से कि कंप्यूटर के होने पर समाज पर दुष्प्रभाव क्या है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये तो समझ पा रहे हैं बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है। 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर अगर करने लग जाए तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, ठीक है। पहले क्या होता था, एससीएल माइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो एससीएल में क्या होता था कि लोग जमीन के नीचे जाते थे, माइंस के अंदर जाते थे, वहां से कोयला उठाकर बेल्ट पे डालते थे और कोयला जो है बेल्ट के माध्यम से बाहर निकलता था, ठीक है। अब जो है क्या होता है, मशीन एक अंदर जाती है, वो कोयले उठाती है, बेल्ट के थ्रू बाहर कर देती है, यानी 10 लोग का काम, 10 भी नहीं, मुझे लगता है 100 लोग का काम जो है एक मशीन कर रही है। तो एससीएल से 100 लोग जो हैं वो बाहर निकल गए। आपने नोटिस किया नौकरी अब ज़्यादा नहीं निकलती एससीएल में, वो यही कारण है मुख्य कि अब उसका जगह कौन ले रहा है, मशीन ले रहा है, ठीक है। और मशीन बेसिकली क्या काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, बेरोजगारी दूसरा क्या है, क्षमता कम हो रही है। अब क्षमता कम होने का काम कैसे है, आपको याद होगा कि जब मोबाइल आपके हाथों में नहीं था, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, आप कुछ भी याद करते थे, आपको नंबर तक याद होते थे कि हाँ मेरे पापा का नंबर ये है, फैमिली में चाचा जी का नंबर ये है, सबका नंबर आपको याद है। अब किसी का नंबर याद है अपना छोड़ के, अपना भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये है मेमोरी लॉस होने का, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेमोरी लॉस होती जा रही है, मेमोरी लॉस होती जा रही है। साथ ही साथ अब क्या है, आप अलार्म सेट करते हैं, आप जब समझिएगा किस किस की चीज़ों को खराब कर रहा है या किस किस चीज़ों को मोबाइल जो है या कंप्यूटर जो है ये खत्म कर रहा है, समझिएगा, तो आपके हर प्रणाली पर असर कर रहा है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके अधिकांश समय जो है कंप्यूटर अपनी तरफ आकर्षित कर चुका है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या हुआ है, उसके साथ आपकी मेमोरी जो है अब कंप्यूटर में आपके मोबाइल पे चली गई है। तो मोबाइल पे जाने का कारण क्या है, क्योंकि आप जो है अधिक से अधिक समय कहाँ बिताने लगे हैं, मोबाइल के साथ, और मोबाइल बेसिकली क्या है, कंप्यूटर का एक माध्यम है, ठीक है। तो समझिएगा कि आपकी क्षमता में कमी जो आई है, मनुष्य की क्षमता में जो कमी आई है, इसका मुख्य कारण आपका कंप्यूटर ही है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के बढ़ने के कारण आपको जानकारी होगा कि कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग से, यानी कंप्यूटर को हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ ही क्या हो रहा है, सामाजिक रूप से, ठीक है, जो पर्यावरण, आपको पता होगा कि पर्यावरण में जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, पर्यावरण का दुष्प्रभाव यानी मानव समाज में कहीं ना कहीं मानव समाज को हानि हो रही है, ठीक है। आपको जानकारी होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं मैं, ये रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो रेडिएशन, तो पहले तो आपको पता होगा मोबाइल के लिए यूज करते हैं आप 4G 5G रेडिएशन का एक मतलब टावर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन है आपका, ठीक है, जो कि 5G है 4G है, इससे पहले एक मूवी भी आ चुकी है, आप उसको देख के भी समझ गए होंगे, ठीक है, अक्षय कुमार की मूवी रोबोट 2.0 या कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उसका लक्ष्य क्या था, ये बताना कि मोबाइल के यूज से किस तरीके से पक्षियां मर रही हैं, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है मानव समाज को हानि पहुंचाना है, ठीक है। तो एक संबंधित जानकारी आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो काम कर रहा है, मोबाइल जो काम कर रहा है अपने रेडिएशन क्षमता के अंतर्गत काम करता है, भले ही उसका काम होता है। एक सार वैल्यू आप समझते हैं, सुने होगा, मोबाइल यूज करते हैं एक सार वैल्यू, हाँ, आपके मोबाइल का सार वैल्यू अगर 0.6 से अधिक है तो वो बहुत ज्यादा रेडिएशन फैला रहा है, समझ जाइए। मतलब आपके जब भी आप सोने जाएं तो 2 मीटर से दूर अपना मोबाइल छोड़ के सोएं,
ये सबसे बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो, और हेल्दी नींद चाहिए तो, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये समझिए कि आपके मोबाइल का सार वैल्यू क्या होता है, ये रेडिएशन का एक माध्यम है। आप इसको चेक कर सकते हैं, सार वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है अभी रेडिएशन फैला रहा है या नहीं फैला रहा है। हालांकि रेडिएशन तो फैला ही रहा है, लेकिन 0.6 से अगर नीचे है तो बहुत कम है, मनुष्य पर हानि बहुत कम होता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर इसकी सार वैल्यू 0.6 से अधिक हो चुकी है तो समझिए कि आपका जो है मोबाइल जो है अब उसको फेंकने लायक हो चुका है, ठीक है। 0.6 याद रखिएगा, 0.6 से तनिक भी बढ़ता है। और याद रखिएगा ये सारी कंपनियां अपने यहाँ कोड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जनरली जो कोड होता है वो होता है स्टार हैज 00, आई थिंक 2 है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं यहाँ पर, स्टार और हैज़, ये ऐसा कोड होता है और इससे आपको अपनी सार वैल्यू पता चलती है कि अपने मोबाइल की सार वैल्यू क्या है, ठीक है। तो रेडिएशन के कारण समझिएगा कि इससे मानव समाज के साथ साथ जो पशु पक्षियां हैं उनको भी नुकसान होता है रेडिएशन में, ठीक है। इसके अलावा समझिए और क्या होता है। अब देखिए रेडिएशन के संबंध में ही आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो दो मोबाइल है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आपके पास एप्पल है, आईफोन है और एक एंड्रॉयड फोन है, तो अगर आप कहीं जाएंगे तो 2 चार्जर लेकर जाएंगे, ठीक है। और यदि आपके पास आईपैड भी है तो फिर 3 चार्जर, ठीक है, चार्जर की संख्या बढ़ गई। अब ऐसे करते करते आपके घर में 3 लोग हैं और ये 3 फोन रखते हैं इस तरीके के, चार्जर की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गया, ठीक है। अब 9 चार्जर खराब होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कूड़े में। ऐसे ही हर घर से 9 चार्जर निकलना चालू हो जाए, क्योंकि एक न एक समय बाद खराब होगा, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद खराब हुआ, फेंका गया। अब फेंकाते फेंकाते इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं ई वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो ये जो ई वेस्ट है, आपका जो भी सिस्टम खराब हो रहा है, लैपटॉप या जितने भी चीज़ें खराब हो रही हैं, वो सभी के सभी इकट्ठा हो रही हैं कहीं पर जाकर कूड़े में, ठीक है। और उनको डिकम्पोज कर पाना सबसे मुसीबत वाला काम है, कभी डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो किसी दूसरे देश में इसको डंप करते हैं या फिर अरब सागर के किनारे डंप करेंगे या कहीं ना कहीं डंप करेंगे इसको। तो ये क्या कर रहा है, एक सामाजिक तौर पर जो प्रभाव है वो फैला रहा है, ठीक है। यानी ये समझिए कि कितने बड़े मात्रा पे हमारे यहाँ वैल्यू खत्म हो रही है। और यही कारण है कि सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आया हुआ है जिसमें अब जो है एक कॉमन टाइप ही आपको एक ही चार्जर रखना है, जितने मोबाइल रखिए आप, लेकिन चार्जर एक ही होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और वो है सी टाइप, यानी अब आईफोन भी आपके सी टाइप में ही रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो आईफोन को यहाँ पर प्रवेश करने ही नहीं देंगे, यानी भारत में वो अपना व्यवसाय नहीं कर पाएगा। लेकिन आईफोन ने अभी अपना दिल्ली और मुंबई में 2 शोरूम खोल दिया है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसके संबंध में उसने बोला कि मैं कर लूंगा, इसलिए वो खोला है, वरना इतना पैसा खर्च करके वो नहीं खोलेगा ऐसा, ठीक है। तो बात को समझिएगा कि रेडिएशन का असर कितना ज़्यादा है किसी मोबाइल या किसी कंप्यूटर का यूज़ करने पर, ठीक है। साथ ही साथ समझिएगा कि हमने कितना धातु इसका प्रयोग करते हैं इसके संबंध पर, तो इसका दुष्प्रभाव क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे धातुओं का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे बताइएगा, रेडिएशन के अलावा और क्या। स्टार 0, अच्छा 07, अच्छा यहाँ से स्टार हट जाएगा, तो जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सार वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा और क्या प्रभाव होता है मनुष्य के साथ कंप्यूटर के प्रयोग में। बेरोजगारी बढ़ रही है, क्षमता कम हो रही है, वही कंफर्ट जोन है, ठीक है। रेडिएशन, हाँ रेडिएशन का ही काम है, हालांकि रेडिएशन से ही कैंसर का इलाज होता है और रेडिएशन होने से भी कैंसर होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताइए क्या क्या हो सकता है। चलिए ये बेसिक था मतलब प्रभाव के तौर पर बेसिकली जो है सबसे बड़ा जो ह्यूमन
ग्रुप में जो असर पड़ता है वो बेसिकली तीन ही होती हैं, बेरोजगारी, क्षमता की कमी और रेडिएशन का प्रभाव अधिक होना। ठीक है, तीन बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसमें याद रखिएगा कंप्यूटर की सीमाओं की बात करें, यानी अगर हम लोग इसके अलावा कंप्यूटर की लिमिट की बात करें कि कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या होता है, अब बताइए कंप्यूटर आपके लिए कहां तक काम कर सकता है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, बताइए। उसकी सीमा क्या है, मतलब आपको ये बताना है कि क्या नहीं कर सकता है कंप्यूटर। हाँ, सीमाएं, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, उसकी सीमा आपको तय करनी है। तो जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो बुद्धिहीन होता है, उसका दिमाग खुद का नहीं होता। ठीक है, तो पहला तो याद रखिएगा बुद्धिहीन, हाँ इमोशनलेस होता है। ठीक है, बुद्धिहीन, इमोशनलेस। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है। आपके घर के लाइट काट दें, कंप्यूटर चला पाएंगे? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, क्षमता के अनुरूप चलता है, यानी कि अगर लाइट है या बिजली चल रही है तभी ये काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्षमता है, यानी कहां तक उसकी सीमाएं हैं। हाँ, बुद्धिहीन तो वही है, खुद से नहीं चलता। ठीक है, मनुष्य को बीमारी होती है तो कंप्यूटर को बीमारी होती है, वायरस लग जाता है। ठीक है, तो वायरस का खतरा, ठीक है, वायरस का खतरा है इसको। ठीक है, एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, और जब एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है मतलब खर्चीला भी है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता। खर्चीला, बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और सामान्य तौर पर देखिएगा 4-5 इसके सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की सीमाएं निम्न में से क्या है। ठीक है, तो उस संबंध में देखिएगा कंप्यूटर की सीमाओं में बुद्धिहीन होना, निर्भरता, बिजली पर निर्भरता, वायरस का खतरा, खर्चीला होना, ये सभी कंप्यूटर की सीमाओं में आता है। ठीक है, अब कंप्यूटर की सीमाओं के साथ देखिए आपने अनुप्रयोग को देखा, अब कंप्यूटर के फायदे क्या क्या है। सभी क्रम को समझ पा रहे हैं कि मैं जो भी चीजें समझा रहा हूं उसका मतलब है कि आप कितने प्रकार की वैरायटी को समझ पा रहे हैं, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं देखा आपने। ठीक है, विशेषता का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है ये कैसे अच्छा काम कर रहा है आपके लिए। दूसरा आपने देखा कि उसका नुकसान क्या क्या है। तीसरा आपने देखा कि उसके लिमिट क्या क्या है। ठीक है, अब आपके लिए वो क्या करता है, उसके लाभ क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, समय की बचत करता है। ठीक है, एक रजिस्टर में जो भी चीजें आपको जोड़ने के लिए दी गई हैं और एक कंप्यूटर में अगर आपको जोड़ने के लिए दी गई हैं तो उसकी स्पीड के कारण समय की बचत हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा सरलतम से, ठीक है, यानी कार्य के लिए सरल, यानी कार्य को सरल कर देना। इसके अलावा कार्य को सरल कर देने के अलावा अब देखिए आपके सामाजिक तौर पर आपको पता है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वृक्ष। वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको काटकर हम क्या बना लेते हैं, कागज। तो ये लगभग कागज को बचा रहा है। आप कंप्यूटर समझ में आ रहा है कागज को कैसे बचा रहा है। ठीक है, तो कागज को बचाने के लिए कंप्यूटर जो है आज की डेट पे, जैसे आपके मोबाइल पर आजकल रिसिप्ट कहाँ आती है, आपके मोबाइल पर आती है। ठीक है, हाँ, मैसेज के थ्रू आ जाता है। तो हर चीज में जब रिसिप्ट अगर आपके मोबाइल पर आना चालू हो जाए या फिर आपको इलेक्ट्रिक माध्यम से आपको मैसेज मिलना चालू हो जाए तो आप जो है बहुत सारे बिल से बच जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बिल से बच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कागज को बचत करता है, या कागज की बचत करना। ठीक है, पैसे की बचत करता है लेकिन खर्चीला खुद ही है ये, इसलिए हाँ, तो वो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ कर देती हैं। ठीक है, कारण क्या है, इधर अगर खर्चीला है और इधर बोलेंगे पैसे की बचत तो एक दूसरे के लिए गड़बड़ हो जाएगा ना, मतलब आप खुद ही गलत हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अभी हम इसको पैसे की बचत नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है,
नॉलेज देता है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि आपकी गोपनीयता को बनाए रखता है, ठीक है, यानी प्राइवेसी, गोपनीयता का कार्य करता है। याद रखिए, आपके प्राइवेसी को सेव करता है ये, ठीक है, जब तक हैकर ना हैक कर ले तब तक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद होता है कार्य की एकरूपता, कार्य की एकरूपता, ठीक है। ये कार्य की एकरूपता क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा, कि कार्य को देखिएगा, ये उसी तरीके का है कि जब कार्य आप एक प्रकार से लेते हैं, जैसे अब देखिए प्रिंटिंग मशीन है तो उससे आप एक ही प्रकार कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कि उससे कुछ और काम करवा लें आप प्रिंटिंग मशीन से, वो प्रिंट करने का ही काम करेगा, ठीक है। तो कार्य की एकरूपता होने के बावजूद वो हर कार्य को प्रभावी रूप से करता है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि ये वाला काम मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं थक गया हूं, ऐसा नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कार्य की एकरूपता के तौर पर प्रत्येक कार्य को उसी प्रभावी ढंग से करेगा जिसको वो पहले रूप में किया है या अंतिम रूप में किया है, ठीक है। तो कार्य की एकरूपता से समझिएगा कि ये भी इसके लाभ के तौर पर कार्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, कार्य की एकरूपता और गोपनीयता के अलावा और बताइएगा इसके क्या लाभ हो सकते हैं। कार्य की, हाँ गति तो आपने पहले लिख लिया है, कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है। मनुष्य जिस काम को करता है और कंप्यूटर जिस काम को करता है उसमें गुणवत्ता आपको ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि हम लोग जो हैं, आप लोग सुने होंगे रोल्स रॉयस, ये कार होती है रोल्स रॉयस, इस तरीके की कार होती है जिसे हम महाराजा गाड़ी भी बोल देते हैं आज के डेट पे, सुने या नहीं सुने, ठीक है, कोई बात नहीं सुने तो सुन लीजिएगा आज जाके, ठीक है। तो ये जो कार है इसको कौन बनाता है, कंप्यूटर बनाता है या इंसान बनाता है? अच्छा, जब नाम ही नहीं सुने तो कैसे बता पाएंगे, है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, साल भर में ये कंपनी जो है रोल्स रॉयस की जो कार है वो बहुत कम यूनिट बनाती है, बहुत कम यूनिट, ठीक है। और आपने एक बार सुना भी होगा कि एक बार क्या हुआ था कि किसी महाराजा को, हमारे यहाँ के किसी महाराजा को ये कार जो है प्रोवाइड नहीं किया था, क्योंकि वो महाराजा जो है थोड़े कपड़े के तौर पर थोड़े अलग तरह के कपड़े पहन के पहुंच गए थे। अब उनको आया गुस्सा कि मेरे को कार खरीदने नहीं दी, क्योंकि वो कार ऐसी थी, आपको पता होगा कि अच्छा कुछ अभिनेत्री भी हैं जो खरीदना चाहते थे, उनको भी नहीं मिला है ये कार, ठीक है। मतलब कार ऐसी है कि कंपनी जो है उनके रेपुटेशन को देखकर कार बेचती है कि आप ऐसे वैसे आदमी हमारा कार नहीं खरीद सकते, चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपया हो, ठीक है। तो वो ऐसे ही एक महाराजा थे हमारे यहाँ के, वो चले गए इस कार को लेने के लिए और उनको भगा दिया गया। वो उसके बाद 13 यूनिट खरीदे, पैसा दिए, यूनिट खरीदे, उसमें कचरा फेंकना चालू कर दिए, ठीक है। यानी उस कार से इस तरीके का प्रयोग होना चालू हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली उस कार के लिए उनके से क्षमा मांगी कि बोला कि आप ये काम बंद कर दीजिए, हमारी कंपनी का नाम जो है और रेपुटेशन जो है खराब हो रहा है, इसके बदले आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। तब जाकर इस दिनों पे चीज़ों पर सारी चीज़ें मामले ठंडे हुए थे, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझिएगा कि ये जो चीज़ें हैं, अब कार जो है याद रखिएगा, कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में अगर कोई कार्य को मनुष्य बनाता है उसका महंगाई ज़्यादा होगा, मनुष्य ज़्यादा समय लेकर बनाता है और कम यूनिट बना पाता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत महंगा है। उसकी हर एक कलर जो है मनुष्य जो है खुद से डिज़ाइन करता है, हैंडमेड होता है वो पूरी तरीके से, उसके लेदर की सिलाई खुद किया जाता है, ठीक है। तो कभी आप सर्च करेंगे उसके बारे में तो उसके मैन्युफैक्चरिंग को सर्च करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा इंसान कैसे बना रहे हैं उसको, ठीक है। और वही हमारा मारुति सुजुकी का शोरूम चाहिए, ठीक है, एक दिन में 300 कार खड़े कर देता है वो, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार भी उसी के पास है, अभी सबसे सस्ती भी उसी के पास कार होती है और सबसे ज़्यादा क्वालिटी में सबसे डम कार भी उन्हीं के पास होती है, ठीक है। तो मेरे पास भी वही कार है। तो तो इसका मतलब ये है कि किफ़ायती के तौर पर देखा जाता है मारुति सुजुकी को, ठीक है। लेकिन अगर रेपुटेशन के बारे में बात करेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी कारों के पास जाएंगे आप, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स भी आपके पास मारुति सुजुकी के पास कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो इस सभी बिंदुओं पर हम देखेंगे तो कंप्यूटर जिस काम को करता है वो उसमें गुणवत्ता तो ठीक ठाक होती ही है, साथ ही साथ स्पीड भी बहुत होती है। मैं आपको सिर्फ स्पीड के बारे में बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। और गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे तो गुणवत्ता तभी अच्छी हो सकती है जब आप कई कंपनी जो है उस प्रकार की पॉलिसी लेकर चले। अब मान लीजिए आप मारुति सुजुकी में आप बोलेंगे कंप्यूटर काम कर रहा है बट उसकी गुणवत्ता थोड़ी कम है, गुणवत्ता कम नहीं है, अगर आप उसको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है तो वो क्वालिटी जैसी होगी वैसा ही प्रोडक्ट बना के खड़ा करेगा वो, है ना। तो वहां पर गुणवत्ता जो है कंपनी की गुणवत्ता में कमी होती है, उनके मटेरियल में कमी होती है, कंप्यूटर के काम में कमी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कार्य की गुणवत्ता और कार्य में एकरूपता, ये दो मुख्य फीचर्स हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। चलिए, तो
ये सामान्य बातें हो गई हैं। अब इसके बाद देखिएगा, इसके अलावा कंप्यूटर पे जो इसके लाभ हैं, ठीक है, इन सभी क्रम को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये सारी चीजें जो है थ्योरी बेस पर पढ़े जाते हैं, यानी ये सारे टॉपिक्स कैसे पढ़े जाते हैं, थ्योरी पर पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित जब कल क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपके पास क्लियर होना चाहिए चीजें, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर की पीढ़ी, ठीक है, समझिएगा कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है, कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं, या चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिएगा कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है, या किसे हम जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पर देखिएगा, हम एक सामान्य तौर पर बात करते हैं कि मनुष्य का जनरेशन कैसे होता है। तो मनुष्य का जनरेशन होता है कि हम जिस जनरेशन की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि हम कुछ नाम को जनरेशन से समझ पाते हैं, जैसे पिता, पुत्र, दादा, परदादा, ये कितने जनरेशन हो गए, 4 जनरेशन हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मतलब मनुष्य के जनरेशन भी आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर के भी अपने एक जनरेशन होता है, ठीक है। तो उसका जनरेशन कैसे तैयार किया गया है, उसका जनरेशन तैयार किया गया है उसके प्रोसेसिंग और उसके भंडारण क्षमता से, ठीक है, कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है एक रिवोल्यूशन लेकर आता है और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो किस आकृति में बदल जाता है, और साथ ही साथ उसकी स्पीड कैसे बदलती है, उसकी प्रोसेसिंग क्षमता कैसे बदलती है, और उसका आउटपुट कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले जब कंप्यूटर की खोज हुई या कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो कंप्यूटर केवल एक संगणक के रूप में कार्य करता था, यानी कैलकुलेटर के रूप में, ठीक है। और जिसमें सबसे पहले शुरुआत किया था उसने प्लस और माइनस को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाता था वो प्रॉपर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाना या डिवाइड नहीं कर पाना, इसका मतलब है कि शुरुआती तौर पर उसने सिर्फ माइनस और प्लस को सीखा, और उसके बाद उसने सीखा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है अब जो कंप्यूटर है वो आपके हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कैसे बदलती चली गई हैं, ठीक है। वर्तमान में 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि हम प्रथम पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर का आकार कैसा था इस समय, ठीक है, कंप्यूटर की आकृति कैसी थी। तो सबसे पहले देखिएगा, इसके कंप्यूटर की पीढ़ी को हम लोग 4-5 रेशियो से समझेंगे, ठीक है। स्पीड, आकार, ठीक है, कमियां, ये सभी चीजों पर देखेंगे, और इसके लिए हम देखेंगे इसमें प्रयोग क्या क्या चीज की जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो देखिएगा सबसे पहले कि कंप्यूटर की पीढ़ी में हम इसके आकार की बात करते हैं, इसके बाद प्रयोग, इसके बाद इसकी कमी, ठीक है। तो प्रयोग में हम 2 चीजों को देखेंगे, एक आपका प्रोसेसिंग के तौर पर क्या चीज का प्रयोग किया जाता था और भंडारण के लिए क्या चीज किया जाता था, ठीक है। तो आकार, प्रयोग और कमी याद रखिएगा, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर की पीढ़ी के संबंध में क्या क्या चीजें इसमें होती थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो कंप्यूटर की खोज किसने की है या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है या कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। इसी तरीके से आपको पहली बात बता दूं कि जितने भी कंप्यूटर से संबंधित वोकेबलरी हैं, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित वोकेबलरी हैं और आविष्कार हैं, जैसे माउस की खोज किसने की है, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, इन सभी के खोज कल याद रखे आइएगा, कल आपके एग्जाम में टेस्ट में ये नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं उनकी खोज किसने किसने की है वो आप याद करिएगा, ठीक है। यानी जैक किल्बी ने क्या खोजा है, ठीक है, या फिर जितने भी खोज करता है या आविष्कारक हैं उनका नाम आपको याद रखना है पार्ट्स के संदर्भ पर, ठीक है, कि कंप्यूटर का खोज किसने किया है, इवन लैंग्वेज की खोज किसने की है, पहली बार लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किसने की थी, ठीक है, वो सभी चीजें आपको याद करनी होगी, ठीक है। चलिए तो पीढ़ी के क्रम पर देखते हैं, सबसे पहले जो पीढ़ी का क्रम है, ठीक है, पीढ़ी के क्रम पर सबसे पहले याद रखिएगा कि आकार के तौर पर सबसे बड़ा कंप्यूटर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली पीढ़ी में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी लगभग 2 से 3 कमरे के इतने बराबर जो बराबर है वो कंप्यूटर बना था यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप आकार में लिखेंगे लगभग 2-3 कमरे के आकार का हुआ करता था इस समय, ठीक है, जो कंप्यूटर होता था वो,
पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है, 2-3 कमरे के आकार का। अब यहां पर समझिएगा कि जब हम लोग इसके प्रयोग की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले प्रोसेसिंग के तौर पर क्या प्रयोग में लाता था, ठीक है, तो यहां पर प्रयोग होता था आपका वैक्यूम ट्यूब, यहां पर प्रयोग में लाए जाते थे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब का क्रम याद रखिएगा थोड़ा सा कि वैक्यूम ट्यूब जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाए गए थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब लगाए गए हैं, इसका समझिए कि वैक्यूम ट्यूब क्या काम करता है, वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब समझिएगा कि एक मोटी इस तरीके की पाइप होती थी इस तरीके का, और सराउंडिंग इस पे बेल्ट लगे होते थे इस तरीके के, और ये जो है इतने मोटे मोटे जो वैक्यूम ट्यूब हैं बड़े बड़े इस तरीके के आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में लगे होते थे, ठीक है। और इस ट्यूब के कारण इतनी गर्मी होती थी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें लगातार लाइट चालू रखनी पड़ती थी, ठीक है। तो बिजली की खपत पहली चीज़ है, दूसरा इतना हीट एनर्जी करता था, ये इतना हीट एनर्जी देता था कि वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी थी वैक्यूम ट्यूब के कारण गर्मी का बढ़ना, और गर्मी के बढ़ने के कारण यहाँ एसी लगाया जाता था, और एसी इतने ज़्यादा लगाए जाते थे कि बिजली की अधिक से अधिक खपत हो जाती थी इसमें। यानी सबसे बड़ी कमी क्या थी, बिजली की कमी होना, ठीक है, या बिजली की खपत अधिक होना, ठीक है। तो सबसे बड़ी कमी क्या थी, गर्मी होने के कारण बिजली की खपत बढ़ जाना, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में सबसे पहले क्या प्रयोग में लाया गया है, वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रथम पीढ़ी का जो क्रम है, चलिए आज की क्लास इतना ही करते हैं, कल हम लोग पीढ़ी के क्रम को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो बाकी 15 दिन का प्रोग्राम है, पूरे 15 दिन के प्रोग्राम में हम 11 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि हर दिन जो है 20 क्वेश्चन आपको तैयार मिलेगा, ठीक है। तो इतने कम से कम क्रम से तैयार रखिएगा। कल हम पीढ़ी वाले टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि कंप्यूटर के पीढ़ियाँ को, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कल जो है कंप्यूटर के प्रथम परिचय वाला शब्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आज आपके एप्लीकेशन में कंप्यूटर का परिचय का PDF डल जाएगा, उसको जरूर कल पढ़ कर आइएगा, ठीक है। चलिए।